गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं पहले ही ये बात साफ कर दूं कि ये ज़रूरी नहीं है कि मेरे सवाल मुझे एक बुद्धिमान व्यक्ति साबित करने के लिए हों। मैं इतना बुद्धिमान नहीं दिखना चाहता और ना ही ये चाहता हूं कि मुझे इतना सीरियसली लिया जाए कि इनके उत्तर देना सद्गुरु की जिम्मेदारी बन जाए। मेरे सवालों में एक बच्चे की जैसी जिज्ञासा होगी जो जानना चाहता है। ये हो सकता है मैं ये सवाल आप लोगों की ओर से पूछ रहा हूं, पर मुझे अपना मजाक उड़वाने में कोई दिक्कत नहीं होगी जब तक मुझे कुछ जवाब मिल रहे हैं। आप काफी फायदे वाली कुर्सी पर हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि सवाल के साथ कुछ गलत नहीं हो सकता, केवल जवाबों में गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है। तो आप शुरुआत से ही फायदे में हैं। ग्रेट। आइए मेरे पहले सवाल से शुरू करते हैं। क्या आप मानते हैं कि भगवान है? आइए इसे समझते हैं। भगवान को समझने से पहले आइए बिलीफ यानी मान्यता से निपटते हैं। आप किसी चीज को क्यों मानते हैं? कोई कुछ मान लेता है क्योंकि वो इतने ईमानदार नहीं है कि स्वीकार कर लें कि वो नहीं जानते हैं। आप सिर्फ दो ही तरह के हो सकते हैं, या तो आप किसी चीज को जानते हैं या चीज को नहीं जानते। पर जिस भी चीज के बारे में आप नहीं जानते, जब आप खुद को बहाने देते हैं, उसे कहते हैं बिलीफ या मान्यता। सीधे सीधे स्वीकार करने के बजाय कि मैं नहीं जानता, आप कुछ मान लेना चाहते हैं। ऐसे कोई मान लेता है कि भगवान होते हैं, कोई मानता है कोई भगवान नहीं होते। दोनों एक ही नाव में हैं। उन्हें लगता है कि वो अलग हैं, पर दोनों ही इतने सुलझे हुए नहीं हैं कि स्वीकार कर लें कि वो नहीं जानते। इसमें दिक्कत क्या है कि आप ये समझें, जो मैं नहीं जानता मैं नहीं जानता। उन्हें दिक्कत इसलिए है क्योंकि वो मैं नहीं जानता की महानता को नहीं समझते। मैं नहीं जानता एक बहुत बहुत बड़ी संभावना है। अगर आप इस एक चीज को समझ गए कि मैं नहीं जानता, सिर्फ तभी जानने की संभावना आपके अंदर पैदा होगी। अगर आप समझ गए कि मैं नहीं जानता, तब जानने की लालसा आएगी। अगर लालसा जगी, तब तलाश शुरू होगी। अगर तलाश शुरू हो गई, तब संभावना आप में जीवित रहेगी। वो सब कुछ जिसे आप नहीं जानते, अगर आप उसे मानने लगे, तो आप जानने की संभावना को ही खत्म कर देंगे। हर जगह मान्यताएं मान्यताएं और मान्यताएं हैं, पर साथ ही साथ भगवान के होने की सोच पूरी दुनिया में है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि देखिए, लोगों का भगवान को बनाना बिल्कुल सही है। हमारी संस्कृति में यही तो बात है। यहाँ हमारे पास 33 करोड़ देवी देवता हैं, क्योंकि यही संस्कृति है जिसने ये समझा कि भगवान हमारी रचना है। हमारे यहाँ इष्ट देवता होते हैं। आज आप अपने भगवान खुद बना सकते हैं। अगर आपको यहाँ मौजूद देवी देवताओं में से कोई पसंद नहीं, तो आप अपने भगवान खुद बना सकते हैं। अपने बगीचे के एक पेड़ को, बगीचे के एक पत्थर को, अपनी माँ को, पत्नी को, जिसको भी चाहें, या किसी भी चीज को। आपको ये बर्तन पसंद है, आप इसको अपना भगवान बना सकते हैं। इस देश में ये किसी को अजीब नहीं लगेगा, क्योंकि हम समझते हैं कि ये हमारी रचना है। वैसे भी इस सृष्टि की हर एक चीज में सृष्टा का हाथ है। आप जिस भी चीज से जुड़ सकें, आप उसका इस्तेमाल करें, ये बिल्कुल ठीक है। मैं इस पर बहस नहीं करना चाहता। तो आपको क्या लगता है कि हमारे सारे पुराण, महाभारत, रामायण, शंकर, राम, सीता, ये सब नकली हैं? नहीं, उनके पीछे इतिहास है। ठीक है। ये बताने के लिए इमारतें हैं कि वो थे। अभी भी विवाद चालू है, विवाद चल रहा है, मतलब वो वाकई थे, हैं कि नहीं? हैं कि नहीं? लोग आप पर विश्वास क्यों करते हैं? किसने कहा वो मुझे मानते हैं? ये पूरा ऑडिटोरियम खचाखच भरा है, सब लोग ताली बजा रहे हैं। नहीं, वो यहाँ बैठकर मेरे कहे हर एक शब्द को जांच परख रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं जो कुछ भी कहता हूँ उसे मान लेते हैं। मुझे तो ये लोग समझने और परखने के लिए काफी स्मार्ट दिख रहे हैं। मैंने इस ऑडिटोरियम में परफॉर्म किया है, ये कभी इतना भरा हुआ नहीं था। तो कुछ तो ऐसी बात होगी जो आपको लेकर इनके विश्वास में है कि ये आपकी ओर आदर से देखते हैं। वो आप पर इतना भरोसा क्यों करते हैं? वो आप पर इतना विश्वास क्यों करते हैं? चलिए विश्वास शब्द को हटा देते हैं। हाँ, वो मुझ पर भरोसा करते हैं। ओके, मेरे शब्द कुछ और हो सकते हैं। क्या आपको लगता है कि सद्गुरु के पास ऐसी शक्तियां हैं जो आपके पास नहीं हैं? वो मेरी तरह मोटरसाइकिल नहीं चला सकते, ये पक्का है। वो कौन सी शक्तियां हैं? वो क्या है जो आपको अलग बनाता है, आपको खास बना देता है? वो क्या है जो पल्लवी गुप्ता को आप पर एक किताब लिखने और उसका शीर्षक यू देने पर मजबूर करता है? यहाँ इतने सारे लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ कभी ऐसे फंक्शन में नहीं आएंगे। वो यहाँ आए हैं और टाइम पर आए हैं। आप में ऐसा क्या है जो आपको अलग बनाता है? क्योंकि वो जानते हैं अगर वो टाइम पे नहीं आए तो मैं उन्हें अंदर नहीं घुसने दूंगा। पर उनकी ऐसा करने की हिम्मत नहीं है। मुझे लगता है कि ये जानना मेरे लिए जरूरी है।
देखिए, अभी आप में अनोखी बात क्या है? देखिए, अस्तित्व की प्रकृति ही कुछ ऐसी है। आपके आसपास होने वाली हर चीज की प्रकृति ही कुछ ऐसी है। अगर आप मिट्टी को खाने में बदल दें तो हम इसे खेती कहते हैं। उसी मिट्टी को क्या आप खा सकते हैं? क्या आप मिट्टी को प्लेट में लेकर खा सकते हैं? नहीं। लेकिन अगर आप रुकें, आप उसमें बीज बोएं और रुकें, तो वही मिट्टी भोजन बन जाती है और हम उसे कितने आदर के साथ खाते हैं। लेकिन ये तो कुछ और था, पर जब आप इसे खाते हैं तो ये हड्डी और मांस बन जाता है, या आप बन जाते हैं, और वो आपके और बाकी लोगों के लिए कितना कीमती है। तो जीवन इसी तरह चलता है। जो गंदगी थी वो फूल बन जाएगी, सिर्फ अगर आप उसे सही दिशा में पनपने दें। ये फूल, इसकी सुंदरता और खुशबू गंदगी से आती है। आप इसकी जड़ में जितनी ज़्यादा गंदगी डालेंगे, फूल उतना ही ज़्यादा बढ़िया खिलेगा। तो सवाल अलग होने के बारे में नहीं है, न ही कुछ खास होने के बारे में है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या आप खुद को खिलने देंगे, या आप बस खुद को गंदगी में लोट लगाते रहने देंगे। मुझे भारतीय होने पर बहुत गर्व महसूस होता है, और मुझे यकीन है बहुत से लोगों को होता होगा। पर भ्रष्टाचार मुझे परेशान करता है, और मुझे यकीन है आपने भी इस पर बात की होगी। आपको लगता है आध्यात्मिकता भ्रष्टाचार से छुटकारा दिलाने में कुछ हद तक मदद कर सकती है? चलिए इस भ्रष्टाचार को सही नज़रिए से समझते हैं, बजाय इसके कि आप उन मुट्ठी भर लोगों के खिलाफ प्रतिक्रिया करें जो फायदेमंद स्थिति में हैं। ठीक है? मैं चाहता हूं कि आप इसे समझें, क्योंकि स्वतंत्र भारत के इतिहास में यह पहली बार है, यानी 64 सालों में, यानी लोगों की 2 पीढ़ियों में, उनमें से कम 50 से 60% लोगों के साथ इतना बुरा हुआ है। आज आप और मैं यहाँ पर बात करेंगे और घर जाकर अच्छे से खाएंगे। हमारे यहाँ इतने सारे लोग हैं, लगभग 40 करोड़ लोग, जो ऐसा नहीं कर सकते। तो अगर हम अगले 5 से 10 सालों को ठीक से संभाल लें, हम इसको बदल सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी संभावना है जो हमारे सामने खड़ी है। एक आर्थिक संभावना है जो उस मोड़ पर बैठी है, जहां अगर हमने सही चीजें की तो हम उनकी जिंदगियां बदल सकते हैं। वो लोग जो ठीक से पेट नहीं भर पाते, वो बच्चे जो बहुत कुपोषित हैं, यानी कुपोषण के सबसे ऊंचे स्तर पर हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिन्हें वो मौका नहीं मिलता, वो जो सामाजिक और आर्थिक हालातों की गर्त में हैं, उनकी जिंदगियां अगले 5 सालों में बदल सकती हैं अगर हम सही काम कर लें। हर भारतीय को यह समझना चाहिए, ये सिर्फ अर्थव्यवस्था यानी स्टॉक मार्केट की बात नहीं है। ये उन भूखे लोगों के बारे में है जिनको खाना मिल पाएगा। अर्थव्यवस्था का मतलब स्टॉक मार्केट नहीं होता। अर्थव्यवस्था का मतलब विदेशी कारों का भारत में आना नहीं है। अर्थव्यवस्था का मतलब ये नहीं है कि आपके पास पहनने को बेहतर कपड़े हैं। इसका मतलब ये सब नहीं होता। अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने का मतलब है कि देश में कोई बच्चा भूखा नहीं होगा, जो कि एक ऐसी चीज है जिसके लिए हम सबको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और ये संभावना खतरे में है। मैं जहां भी जाता हूं, मैं दुनिया के जितने भी आर्थिक और राजनीतिक नेताओं से मिलता हूं, सब के सब यही कहते हैं, हमें भारत आना है, भारत एक बहुत बड़ी संभावना है। लेकिन भ्रष्टाचार वाली शर्मिंदगी, इसको हम नहीं झेल सकते। क्योंकि बात सिर्फ पैसों की नहीं है। वो थोड़ा सा परसेंटेज देकर काम करवाने के लिए तैयार हैं, पर उनको रोजाना जिस शर्मिंदगी का सामना करवाया जाता है, जिसके हम आदी हो चुके हैं, वो उससे गुजरने के लिए तैयार नहीं है। वो कहते हैं हम वहां बिजनेस नहीं कर पाएंगे, वो चलेगा, पर हमें वहां आकर उस झंझट में नहीं पड़ना। तो इस संभावना को मुट्ठी भर लोगों के द्वारा खतरे में डाला जा रहा है। या मुट्ठी भर कहना गलत होगा, ये पूरा का पूरा देश भ्रष्ट लोगों से भरा पड़ा है। क्योंकि मुंबई की सड़कों पर कितने ऐसे लोग हैं जो अगर पुलिस वाले ना हो तो रेड लाइट पर रुकेंगे? मेरे ख्याल से केवल 10% लोग रुकेंगे। तो ये 90% लोग भ्रष्ट हैं। अगर आप इन्हें मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनाएंगे तो आपको पता है वो क्या करेंगे। तो इसको बस एक बुरा सा नाम भ्रष्टाचार देने के बजाय हमें ये समझने की जरूरत है कि एक समाज के तौर पर हम लोग अपने जीवन को सामंतवादी तरीकों से निकालकर एक लोकतांत्रिक तरीके की ओर ले जाने की कोशिश में हैं। लोकतांत्रिक तरीके अब भी हमें समा नहीं पाए हैं, तो मैं कह रहा हूं हमारे मन में, पर हमारा स्वभाव अब भी सामंतवादी है। लेकिन हम एक लोकतंत्र चलाने की कोशिश में हैं। लोकतंत्र तब तक नहीं होगा जब तक उसके बारे में सक्रिय रूप से ये नहीं पढ़ाया जाता कि लोकतंत्र है क्या, लोकतंत्र की शक्ति क्या होती है, इसका मतलब क्या है, एक लोकतांत्रिक समाज में रहने की जिम्मेदारी क्या होती है। ये चीज नहीं हुई है। हमने बस अंग्रेजों से लोकतंत्र ले लिया है और अब हमें लगता है कि हम बस 5 साल में एक बार वोट दे देंगे, अपनी उंगली खराब कर लेंगे और सब कुछ हो जाएगा। नहीं, हमने लोगों को शिक्षित नहीं किया है। हम अब भी एक सामंतवादी समाज हैं जो लोकतांत्रिक होने का नाटक कर रहा है।
मान लीजिए, मैं पहले से बता दूं कि ये काल्पनिक सवाल है, मान लीजिए अगर आपको 1 महीने के लिए देश का प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो आप चीजों को कैसे बदलेंगे? देखिए, लोकतांत्रिक प्रोसेस में ऐसा करने के काफी सारे साधन हैं। मुझे या किसी और को 1 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनाना बहुत ही क्रूर काम होगा। चलिए 5 साल के लिए। तो आप मानते हैं कि 1 महीना काफी नहीं होगा? मैं समझ गया। नहीं, क्योंकि 1 महीना बहुत ही भद्दा मजाक है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन, जो भी सिर्फ 1 महीने के लिए सत्ता में आएगा वो भारत जैसे विविधता वाले देश में कुछ नहीं कर सकता। इस देश को चलाने के लिए आपको ये समझना होगा कि आप इस देश को पॉलिसी से नहीं चला सकते या कानून से। आप इस देश को तभी चला सकते हैं जब अगर आपको कुछ भी हासिल करना हो, आप उसका एक आंदोलन चलाएं। अगर आप इसको एक आंदोलन नहीं बनाते, अगर लोग इसके साथ भावनात्मक रूप से जुड़ते नहीं, तो कोई कानून, कोई पॉलिसी इस देश में काम नहीं करने वाले। ये सिर्फ वो लोग हैं जो कहीं से लाकर यहां जमाए गए हैं, जो भारतीयों के साथ पले बढ़े नहीं हैं। वो ये बात नहीं समझते। उन्हें लगता है अगर आप एक रूल बना दें सब काम हो जाएगा। ये स्विट्जरलैंड नहीं है जहां बस नोटिस बोर्ड पर घोषणा करने से सब उसको मानने लगेंगे। यहां आपको इसका आंदोलन बनाना पड़ता है, लोगों को भावनात्मक रूप से लक्ष्य के साथ जोड़ना पड़ता है। अगर आप ये ना करें तो कभी कुछ नहीं होने वाला। तो जो भी प्रधानमंत्री बने, मैं अपने आप को वहां नहीं देखना चाहता। आपके हिसाब से क्या किया जाना चाहिए? ये बहुत आसानी से किया जा सकता है। मिसाल के लिए ऐसे कई राज्य हैं जो बहुत जोर शोर से प्रगति करते जा रहे हैं। अगर आपने बिहार को देखा हो, बस 10 साल पहले मैं बिहार में गाड़ी से घूमा हूं, बस इसलिए क्योंकि मैं देखना चाहता था कि बिहार कैसा है। ये बिल्कुल अफगानिस्तान जैसा दिखता था, इसका ज्यादातर हिस्सा। सही बात। आज चीजें हो रही हैं, बहुत बढ़िया चीजें हो रही हैं, सिर्फ एक आदमी से। गुजरात में बहुत सी चीजें हो रही हैं, सिर्फ एक इंसान है। बिल्कुल। तो क्या हम इस देश के हर राज्य के लिए ऐसे 25 और आदमी या औरतें नहीं पैदा कर सकते? क्या हम इतने नपुंसक हैं कि हम 25 लोग नहीं पैदा कर सकते जिनमें कुछ ईमानदारी हो, जो इस देश के लिए कुछ ठोस कदम उठा सकें? और आज आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। भारत के लिए ये धूम का समय है, जहां आपको बस कुछ चीजों को मैनेज करना है और उसे होने देना है। बस आपको बस ये देखना है कि आर्थिक प्रक्रिया नियंत्रण से बाहर ना हो जाए। आपको बस उसे मैनेज करना है और कुछ नहीं। ये धूम मचाने का समय है। पूरी दुनिया आपकी ओर देख रही है। सिर्फ 2 अर्थव्यवस्थाएं हैं जिन पर सब कुछ निर्भर है। फिलहाल वो चीन है और भारत है। भारत बेहतर तरीकों से लैस है क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है और सभी संख्याओं की जांच की जाती है। लेकिन जो चीन में है उसकी जांच नहीं की जा सकती। तो बहुत से लोग शक करते हैं और डरते हैं क्योंकि इसका समर्थन सरकार करती है। भारत के पास प्रॉपर कॉर्पोरेट ढांचा है। भारत के पास एक भरोसेमंद स्टॉक मार्केट है जिसको पढ़ा जा सकता है। भारत के मार्केट खुले हुए हैं, आप जो चाहें जांच सकते हैं। आपको पता है आपका पैसा कहां लग रहा है। तो बेशक भारत दुनिया के सभी निवेशकों के लिए एक स्वाभाविक जगह होगी। बस उन्हें डर हमारे सिस्टम से, भ्रष्टाचार से। सिस्टम से नहीं, हमारा सिस्टम उन्हें पसंद है। हमारा भ्रष्टाचार। भ्रष्ट सिस्टम। सिस्टम भ्रष्ट नहीं है, भ्रष्टाचार। उसकी वजह है वो लोग जो उसको चला रहे हैं। इनके पास ऐसा तरीका है, ये जो चाहते हैं मुझसे कहलवा के रहते हैं। नहीं, जो लोग उसे चला रहे हैं, जो लोग उसे चला रहे हैं वो समस्या है। पर उन्हें कैसे ढूंढे? आपने 2 राज्यों के बारे में कहा, आपने गुजरात और बिहार का जिक्र किया, और अजीब बात है कि इन दोनों में से कोई भी केंद्र द्वारा शासित नहीं है। तो हम कैसे करें? क्या हम राजनीतिक रूप से भ्रष्ट हैं, राजनीतिक तौर पर इतने कमजोर हैं? हम ये कैसे करें? नहीं, ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि आम जनता लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग नहीं ले रही। बिल्कुल। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने का मतलब ये नहीं है कि 5 साल में एक बार बस अपना वोट डाल दें। कुछ लोग तो वो भी नहीं करते। पर मैं कह रहा हूं अगर आप ये करते भी हैं तो वो भी काफी नहीं है। लोकतंत्र एक सक्रिय खेल है, ये देखने वालों का खेल नहीं है। आप आराम से बैठकर ये नहीं कह सकते कि किसी और को लोकतंत्र चलाने दो। लोकतंत्र यानी आप बॉस हैं, आप सोते नहीं रह सकते। You have to be active to everything around you. If you do not bring that consciousness in people, that awareness and activism in people, it will not work. आपको आसपास की हर चीज में सक्रिय होना होगा। अगर आप लोगों में ये जागरूकता और एक्टिविज्म नहीं लाते, ये काम नहीं करेगा। इसके साथ ही साथ हर चीज के लिए हड़ताल करना, हर चीज के लिए बंद लगवा देना, हर चीज के लिए, जानते हैं ना, ये हमारे यहाँ का कल्चर है। लोगों ने इस देश को रोक देने की तकनीक समझ रखी है। बंद है, हड़ताल है, पर देश को चलाना कैसे है, ये एक अलग ही तकनीक है। मैं कह रहा हूँ महीने में कम से कम एक बार आपके मोहल्ले में, आपके क्षेत्र में
या आपके आसपास जो भी मिलने जुलने का स्थान है आपकी गली में, उसकी एक लिस्ट बनाइए। कुछ लोगों को साथ मिलाइए, जो भी काउंसलर या एमएलए हैं उन्हें मीटिंग में बुलाइए। जो किया जाना जरूरी है उस बारे में उनसे बात कीजिए। 5 साल में एक बार वोट दे देना काफी नहीं है, क्योंकि आपने किसी को काम दिया और आप देखते ही नहीं कि वो काम कर रहा है या नहीं, तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाता।